नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट के लिए मैथ पेडागोजी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको 6 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर वर्ष 2021 में सीटेट की परीक्षा जो 23 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया गया था उस सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पेडागोजी, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में चलिए दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हील के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले आपको कुछ बेसिक जानना अनिवार्य है। तो वैन हील ने एक सिद्धांत दिया था कि बच्चे ज्यामिति चिंतन किस प्रकार से करते हैं या फिर ज्यामिति के बारे में किस प्रकार से सीखते हैं। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें कुल 4 लेवल बताए थे और स्टेजेस की संख्या 5 बताई थी। क्यों? क्योंकि लेवल 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल आप देखेंगे तो स्टेज यहाँ पर 5 हैं लेकिन लेवल 4 होते हैं। ठीक है, पहला लेवल उन्होंने विजुअलाइजेशन का बताया था जिसे हिंदी में दृश्यीकरण कहते हैं। यानी कि बच्चे सबसे पहले चित्रों को देखते हैं, चित्रों को देख करके अपने माइंड में उसका इमेज बना लेते हैं। जैसे कि घर में जब बच्चे मम्मी के द्वारा बनाए जा रहे रोटी को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये गोलाकार है। इसी प्रकार से जब साइकिल के पहियों को देखेंगे तब समझ जाएंगे कि ये वृत्ताकार है। इसी प्रकार से जब ज्योमेट्री बॉक्स देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये आयताकार शेप का है। यानी कि विजुअलाइजेशन में बच्चे सिर्फ आकृति को देख करके वर्गीकृत कर लेते हैं उनकी बनावट के अनुसार। बनावट कैसे? अब 3 भुजा से घिरी आकृति है तो त्रिभुज है, 4 भुजा से घिरी आकृति है तो वो चतुर्भुज है, अगर गोलाकार है तो वो वृत्ताकार है। तो ये क्या है? ये बनावट है, शेप के आधार पर वर्गीकृत कर लेता है बच्चा विजुअलाइजेशन में। दूसरा लेवल उनके द्वारा बताया गया था एनालिसिस। अभी तक बच्चा लेवल 0 में यानी विजुअलाइजेशन में यानी दृश्यीकरण में बच्चा जो था वो चित्रों को, ज्यामितियों को उनके बनावट के आधार पर यानी संरचना के आधार पर वर्गीकृत कर रहा था। लेकिन एनालिसिस में भी बच्चा वर्गीकृत ही करता है लेकिन वो प्रॉपर्टी के आधार पर करने लगता है। जैसे कि बच्चे को जब आप ये दिखाएंगे पहले स्टेज में मान लीजिए है विजुअलाइजेशन में है तो दोनों को अगर बच्चे को दिखाएंगे तो दोनों ये नहीं समझ पाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। क्यों? क्योंकि दोनों की बनावट ये देख करके बच्चा ये कहेगा कि दोनों में तो 4 ही भुजा है। लेकिन अब एनालिसिस वाले स्टेज में जब बच्चा आएगा तब ये समझ जाएगा कि इस दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है और जबकि इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। यानी कि जब गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने लगे बच्चा तो वो एनालिसिस में होता है। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट स्टेज में भी वर्गीकरण हो रहा है लेकिन फर्स्ट स्टेज में सिर्फ बनावट के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है और सेकेंड स्टेज में गुणों के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है। कहने का मतलब कि मान लीजिए इस प्रकार से 2 त्रिभुज बच्चे को दिखाया गया तो पहले स्टेज में अगर बच्चा है तो दोनों त्रिभुज को देख करके कहेगा कि दोनों त्रिभुज ही है। लेकिन मान लीजिए एनालिसिस वाले स्टेज में आ गया है, लेवल में आ गया है, तो अब मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर है और इस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है, तब वो समझ जाएगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि अब वो प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। विजुअलाइजेशन में सिर्फ बनावट के आधार पर वर्गीकृत करता है और एनालिसिस में उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करता है। तीसरा लेवल जो होता है इनफॉर्मल डिडक्शन, इसमें क्या होता है बच्चे सूत्रों के बारे में सीखने लगते हैं। ठीक है, कि जैसे आयत है तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग है तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर सूत्रों के बारे में बच्चे सीख लेते हैं लेकिन सूत्र आए कहाँ से ये नहीं जान पाते हैं। और जो अगला स्टेज होता है फॉर्मल डिडक्शन, इसमें बच्चे सूत्र कहाँ से आया है ये डेरिवेशन कर लेते हैं, यानी कि सिद्ध कर लेते हैं कि सूत्र आया कहाँ से और किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और जो अंतिम स्टेज होता है लेवल 4 जो होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे अब
खुद प्रॉपर्टीज डेवलप करने लगते हैं आकृतियों के बारे में और खुद रिलेशन बनाने लगते हैं। यहाँ तक क्या था, बच्चे सूत्र सिद्ध तो कर पा रहे हैं, लेकिन उन सूत्रों को केवल सिद्ध कर पाते हैं जो कि पहले से एग्जिस्टेंस में है, मतलब कि जो पहले से नियम है उन सूत्रों को सिद्ध कर पाते हैं। लेकिन जो अंतिम स्टेज है, इसमें बच्चा अब खुद से चिंतन के माध्यम से सूत्र बनाने लगता है और खुद अपने बनाए गए सूत्रों को सिद्ध करने के लिए सक्षम हो जाता है। ठीक है, ये पूरा उनके द्वारा दिया गया थियरी था। तो एक बार सबका मैं हिंदी में नाम बता दे रहा हूँ। विजुअलाइजेशन को दृश्यीकरण कहते हैं, एनालिसिस को विश्लेषण स्तर कहते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन को निगमन स्तर कहते हैं, और निगमन स्तर ये अनौपचारिक निगमन स्तर बोलते हैं, और फॉर्मल डिडक्शन को औपचारिक निगमन स्तर बोलते हैं, और राइजर को इसको आत्मसिद्धि स्तर बोला जाता है। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। प्रश्न ये बोल रहा था कि एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वर्ग को वो इस प्रकार से देख जरूर रहा है और आयत को इस प्रकार से देख जरूर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है। क्यों अंतर नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वह विजुअलाइजेशन स्टेज में है, यानी कि दृश्यीकरण स्टेज में है। इसमें क्या होता है, बच्चा दोनों आकृतियों को देख पा रहा है, लेकिन संरचना के आधार पर वो वर्गीकृत कर पा रहा है। संरचना इसमें क्या है, दोनों में 4 भुजा है, तो दोनों में उसे लगेगा कि दोनों चतुर्भुज है, क्योंकि दोनों में 4 भुजा है, तो इस वजह से उसको कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों की संरचना समान है, दोनों में 4 भुजा है। ठीक है, अगर उसको कुछ गोलाकृति दिया जाता या फिर त्रिभुजाकार दिया गया रहता, तब उसको संरचना में अंतर समझ में आता कि ये 3 भुजा से घिरा हुआ है और ये गोलाकार है, तो दोनों की संरचना में अंतर है। लेकिन वर्ग और आयत में दोनों में 4 भुजा हैं, इस वजह से देख करके वो अंतर नहीं समझ पा रहा है कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अगर वो दोनों में अंतर समझ जाता, इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर, इसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने लगता, तो वो किस में होता, वो अगले स्टेज में होता, यानी कि एनालिसिस स्तर में होता। लेकिन चूंकि वो गुणों के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है, सिर्फ संरचना के आधार पर वर्गीकरण करने में सक्षम है, इस वजह से वो इसकी संरचना दोनों में देख रहा है कि दोनों 4 भुजा से घिरी आकृति है, इस वजह से दोनों को वो अंतर नहीं कर पा रहा है, दोनों को समान ही मान रहा है। तो ये किस स्टेज में आता है, ये दृश्यीकरण यानी विजुअलाइजेशन स्टेज में आता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए दृश्यीकरण स्तर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? प्राकृतिक संख्याओं का योग सिखाना है और बिल्कुल प्राइमरी स्टेज से, तो इसके लिए रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा है और ये यहाँ पर 0 हो गया, इसके बाद से 1 2 3 4 5 आगे इसी प्रकार से सो ऑन चलता रहेगा। मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और इसी प्रकार से इधर निगेटिव में चलता रहेगा। मान लीजिए बच्चे को हमें सिखाना है 2 + 3 का मान बच्चे को सिखाना है, तो इसका मान तो आप जानते हैं 5 आएगा, लेकिन रेखा चित्र पर आप कैसे दिखाते हैं? देखिए सबसे पहले बच्चे को बताया जाएगा कि ये 2 है, यानी कि ये इतना रेखा हो गया। इसके बाद से देखिए इसके आगे 3 हमें लेना है, तो 2 के आगे 3, यानी अब फिर से 1 से काउंट करेंगे, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये वाली रेखा, दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बच्चे को प्रारंभिक स्तर पर गणित सिखाने के लिए। अब इसी के आधार पर आपको इसको क्रम में लगाना है दिए गए विकल्पों को। पहला देखिए, प्रारंभिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेखा चित्र पर सबसे हमने पहले क्या किया कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, यानी कि सबसे पहले हमें 2 + 3 करना था। तो पहले हमने इसकी प्रासंगिक स्थिति क्या है उसके बारे में देखा कि 2 यहाँ तक ये रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके आगे 3 यहाँ से यहाँ तक की रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी प्रासंगिक स्थिति का अनुभव ही तो हम लोग ले रहे हैं कि कौन सी रेखा कितने को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहला नंबर तो यही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए क्या होगा। दूसरा नंबर देखिए, स्थिति को मौखिक रूप से समझना। अब यहाँ पर 2 यहाँ था और इसके आगे 3 यहाँ था, यानी कि इसकी स्थिति को हम लोग क्या समझ रहे हैं, तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से तीसरे नंबर पर देखिए, चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। अब यहाँ पर देखिए ये वाली रेखा पहले हम लोग ऐसे खींचते हैं और इसके आगे ऐसे खींचते हैं, तो ये क्या है, ये निरूपित करना है, तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और अंत में क्या हो जाएगा, स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना, तो ये सबसे अंत में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + 3 हमें करना था, तो 2 + 3 यहाँ से यहाँ पूरी रेखा एक चिन्ह के माध्यम से हम लोग निरूपित कर रहे हैं। तो क्रम क्या बना, क्रम आपका बना सबसे पहले A आया, उसके बाद से देखिए
सी आया, उसके बाद से डी आया और अंत में बी आया। ए सी डी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 ए सी डी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको उत्तर देना है, और एनसीएफ 2005 इस बात की पैरवी नहीं करता कि 100% रिजल्ट बने, मतलब सभी लोग पास हो जाएं, कोई फेल ना हो, इस बारे में चर्चा नहीं करता। इस वजह से पहला विकल्प निगेटिव है। देखिए पहला विकल्प क्या कहा जा रहा है, उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। तो ये इस बात की चर्चा एनसीएफ में नहीं की गई है, इस वजह से ये नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। अगला विकल्प देखिए, गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाए। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी स्तर की बात हो रही है। प्राइमरी स्तर में करियर की बात नहीं होती है, ठीक है। प्राइमरी स्तर में कक्षा 5 का बच्चा जो है वो गणित पढ़ के क्या करियर बना लेगा, तो ये एक तरीके से एनसीएफ में मेंशन नहीं था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। केवल परीक्षा में सफल हो जाना ये उच्च गणितीय शिक्षा का सूचक नहीं हो सकता। एनसीएफ 2005 इसका विरोध करता है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रारंभिक साक्षरता की बात की जाती है और आंकिक योग्यता की बात की जाती है, जिसमें बच्चे गणित के बेसिक जो संक्रियाएं हैं जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग वो सब कुछ कर पाए, ये प्रारंभिक साक्षरता है जो कि एनसीएफ 2005 के अनुसार इसको बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका यानी जर्नल बनाने के लिए कहा और उसमें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना उस शिक्षिका का प्रमुख उद्देश्य है कि जिस प्रकार से बच्चे अपने दैनिक जीवन में अपने परिवेश में चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसी के माध्यम से गणित को जोड़ दिया जाए ताकि जो गणित विषय है वो बच्चों के विद्यालय से बाहर निकल करके उनके दैनिक जीवन से जोड़ा जा सके, ठीक है। तो उस शिक्षिका का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, छात्रों को सहायता करना कि वे कक्षा के गणित बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें। यानी उसके दैनिक जीवन में जिस प्रकार से वो चीज़ों को देख रहा है वो गणित से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी शिक्षिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गणित केवल अंक गणित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त होगा। यानी कि एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प इस स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ भी आपको केवल दिख गया आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये विकल्प हमेशा निगेटिव ही होगा। पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि बीज गणित में अंक गणित निहित नहीं है। बीज गणित मतलब कि जो हम लोग एक्स प्लस वाई और विभिन्न प्रकार के इक्वेशन पढ़ते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या उसमें अंकों की संक्रिया नहीं होती है। बिल्कुल होती है, तो ये इसमें निहित होता है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया और आपका उत्तर गलत हो गया। तीसरा विकल्प देखिए, गणित की पाठ्य पुस्तकें में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है। देखिए ज्यामिति को प्राइमरी स्तर पर अलग नहीं रखा गया। क्यों अलग नहीं रखा गया, क्योंकि बच्चे अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखते हैं। साइकिल का पहिया देखेगा तो वो समझेगा कि ये गोलाकार है। इसी प्रकार से घर में रोटी बनते हुए देखेगा तो समझ जाएगा कि ये वृत्ताकार है। इसी प्रकार से उसकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो आयताकार है। और इसी प्रकार से अगर वो कहीं मंदिर जा रहा है, अगर कुछ गुंबद ऊपर देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि ये अर्धवृत्ताकार है। तो ये उसके दैनिक जीवन का पार्ट है ज्यामिति, ठीक है। और प्राइमरी में ज्यामिति का अलग खंड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके परिवेश से जोड़कर बताना चाहिए। और गणित को भी बच्चे को परिवेश से जोड़ करके बताया जाता है, इस वजह से अलग खंड नहीं होना चाहिए। तो तीसरा निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, एक ही विकल्प बचा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक् स्थान संबंध, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। यानी कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो गणित से जोड़ने की बात की जा रही है। आकार क्या है, आकार आपका ज्यामिति है। यानी कि दिक् स्थान क्या है, आपका पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन है, ठीक है। इसी प्रकार से मापन देख लीजिए। तो ये सभी जो है ये केवल अंक गणित के पार्ट नहीं है, ये आपका क्या है, ये ज्यामिति है, ज्योमेट्री का पार्ट है। तो
जो गणित है वो केवल अंक गणित नहीं है, इसकी सही व्याख्या ऑप्शन नंबर 4 ही करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। तो डीन्स ब्लॉक क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। तो छोटे छोटे ये बॉक्स नुमा इस प्रकार की संरचना होते हैं और इनको एक के ऊपर एक रख करके हम लोग बच्चों को गणितीय संकल्पना सिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को अगर 2+3 सिखाना है तो एक बॉक्स ये लेगा, उसके ऊपर एक बॉक्स लेगा, फिर अलग से एक बॉक्स लेगा, उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक लेगा, ठीक है। और इसके बाद से दोनों को जोड़ना है तो उसके बाद से क्या करेगा कि ये जो 2 बॉक्स है ये इसके ऊपर रख देगा, यानी कि एक बॉक्स ये हो गया, इसके ऊपर एक, ये 3 पहले से था, ये चौथा और ये 5वां। अब सभी बॉक्स को ये गिन लेगा कि 1 2 3 4 5, यानी कि 2+3 = 5 हो गया। तो यही पूछा जा रहा है कि इन डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके कौन सी अवधारणा नहीं पढ़ाई जा सकती। चौथा विकल्प दिया गया है घटाओ। तो मान लीजिए अगर 3 में से एक घटाना है तो मान लीजिए ब्लॉक्स इस प्रकार से बने हैं, 3 ब्लॉक है और एक को घटाना है तो एक को वो हटा देगा और अब कितने बचेंगे, 2 बचेगा। तो इसको तो समझाया जा सकता है, इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कौन सा नहीं समझाया जा सकता ये पूछा गया था। योग तो हमने पहले ही देखा, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसे भी समझाया जा सकता है। संख्याएं और स्थानीय मान, इसको भी डीन्स ब्लॉक के माध्यम से समझाया जा सकता है, यानी ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके बच्चों को अवधारणा नहीं पढ़ाया जा सकता। तो चूंकि ये निगेटिव था इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने 665 लिख दिया, इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बच्चे को बोला गया कि आप 6065 लिखिए, तो लिखना उसको इतना था लेकिन लिख उसने इतना दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे के द्वारा ये गलती क्यों की गई। तो देखिए हम लोग इधर से गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हम लोग क्या गिन रहे हैं, ये स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि 1000वें स्थान पर जो अंक आ रहा है उसमें हमें 1000 से गुणा करना है, जो सैकड़े वाले स्थान पर अंक आ रहा है उसमें 100 से गुणा करना होता है, जो दहाई वाले पे आ रहा है उसमें 10 से गुणा करना होता है और जो इकाई वाला अंक है उसमें 1 से गुणा करना होता है। और गुणा करके सबको जोड़ेंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पा रहा है, 6065 की जगह 665 लिख दिया, यानी कहीं ना कहीं उसमें स्थानीय मान की समझ अभी विकसित नहीं हुई है, तभी वो 6065 को केवल 665 लिखता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि स्थानीय मान की वजह से ही वो गलती की जा रही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, योग की एक समस्या 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा, यदि 40 होता तो उत्तर 244 होता। 254, 264, 274 होगा, परंतु 42 है इसलिए 274 + 2 यानी 276 होगा, इसलिए 234 + 42 = 276 है। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे के द्वारा योग की विधि अपनाई गई है वो अनौपचारिक विधि है, लेकिन उसका ये मौलिक विचार है, लेकिन उत्तर उसने सही निकाल लिया है। यानी कि बच्चा सृजनात्मक है और अलग अलग विधियों से प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा नए विधियों के माध्यम से भले ही अनौपचारिक विधि का प्रयोग कर रहा है, लेकिन इसमें बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा कि किस प्रकार से अन्य विधियों के माध्यम से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। और सही वाला आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। पहले विकल्प की बात करें, गणित की कक्षा में मौखिक परिकलनीय युक्तियों को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बच्चा मुजबानी ये सब कुछ कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर 40 होता तो ऐसे ऐसे करके स्टेप्स में वो मुंह से बोल बोल करके इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा था। तो ये कहा जा रहा है कि इस मौखिक परिकल्पना युक्तियों को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी इसे डीमोटिवेट करने की बात किया जा रहा है, जो कि विकल्प निगेटिव है। क्योंकि बच्चा अगर अनौपचारिक तरीके से कोई विधि अपना रहा है तो निश्चित तौर पर उसका ये मौलिक विचार है और उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि वह और सृजनात्मक हो सके। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। अगला विकल्प दिया गया है, इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए एक शिक्षक का कार्य बढ़ जाता है। देखिए बच्चे को अधिगम कराना है, चाहे वो अलग विधि से ही क्यों ना कर रहा हो, ये बच्चे की सृजनात्मकता है। तो इससे टीचर का काम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। टीचर का ही काम ये है कि बच्चे को एनी हाउ आपको उसको अधिगम कराना है। और चूंकि बच्चा खुद से क्रियाशील है, खुद से नई विधियों को ईजाद कर रहा है, तो ये तो और ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में था। ठीक है, तो इससे टीचर का कार्य बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता, ये निगेटिव सेंस में है। तीसरा देखिए, इस तरह की कलन विधि विद्यार्थियों के
अवधारणात्मक ज्ञान की सूचक नहीं है। ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में केवल एडिशन करने के, जोड़ करने की बात की गई थी, तो बच्चा तो जोड़ सही से निकाल रहा ही है। अगर उसमें अवधारणा गलत होती, उसका ज्ञान नहीं होता जोड़ का, तो फाइनल वो उत्तर सही कैसे निकाल लेता। तो यहाँ पर ये विकल्प निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। यानी कि बच्चा अनौपचारिक रणनीति के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व किया है, तो ये टीचर समझ जाएगा कि बच्चे में अवधारणा विकसित हुई है या नहीं, मतलब कि उस एडिशन के प्रोसेस को वो समझ पाया है या नहीं। ठीक है, भले ही अनौपचारिक विधि से वो प्रश्न को हल कर रहा है, लेकिन बच्चे में प्लस यानी एडिशन, जोड़ की अवधारणा विकसित हुई है या नहीं, ये समझने में टीचर को मदद मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कुछ छात्र में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन यानी कि भ्रांति रहती है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त होगी? पहला विकल्प दिया गया है, श्यामपट्ट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना। तो केवल ब्लैक बोर्ड पर देख करके बच्चे नहीं सीख पाएंगे। क्यों नहीं सीख पाएंगे? क्योंकि बच्चे पहले से ही मिस कॉन्सेप्ट बना चुके हैं भागफल और शेषफल को लेकर के, ताकि तभी तो वो बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बार बार आप श्यामपट्ट पर कराएंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे जब तक मूर्त अवस्था में चीज़ों को ना देखें। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्रों को कार्यशीट यानी कार्यपत्रिका दी जाए और उन्हें अभ्यास करने के लिए कहा जाए। अब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बार बार आप अभ्यास कराएंगे तो वो मशीन की तरह काम करने लगेगा, चीज़ों को रटने लगेगा। ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, भागफल और शेषफल की परिभाषा को कम से कम 20 बार लिखना। ये भी मशीन बच्चे को बना रहा है, बच्चा कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है, वही चीज़ आप 20 बार लिखवा रहे हैं, बार बार अभ्यास करवा रहे हैं। तो बच्चा जो कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं है, तो अभ्यास करने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। तो ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था। इसके माध्यम से बच्चों में भागफल और शेषफल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मूर्त पदार्थों को देख करके बच्चे और ज़्यादा क्लियर आउट होंगे और उनका जो भ्रांति था, जो डाउट था, वो क्लियर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? देखिए, 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, पहला योगात्मक और दूसरा संरचनात्मक। दोनों के बारे में मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। योगात्मक मूल्यांकन वो होता है जब आपका सत्र कंप्लीट हो गया, जो फाइनल वार्षिक परीक्षा आपकी हो रही है, वो योगात्मक मूल्यांकन है। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आपको पास या फिर फेल घोषित करना, आपका परीक्षा फल तैयार करना, आपका ग्रेडिंग सिस्टम, आपका नंबर एक तरीके से डिसाइड करना। और दूसरा जो होता है रचनात्मक मूल्यांकन, वो क्या होता है? तो वो आपके अधिगम के लिए, आपके सिखाने के दौरान आपको क्या समस्या आ रही है, उस समस्या को जानने के लिए संरचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। ये बेसिकली किसी कॉन्सेप्ट को, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं या फिर किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद संरचनात्मक मूल्यांकन होगा, ताकि आपको उस चैप्टर में या फिर उस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी दिक्कत को पता लगाने के लिए ही संरचनात्मक मूल्यांकन टीचर के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, वो वर्ष के अंत में या फिर वार्षिक परीक्षा के रूप में या फिर सेमेस्टर के अंत में सेमेस्टर परीक्षा के रूप में लिया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो चलिए इसके विकल्पों पर ध्यान देते हैं। पहला विकल्प दिया गया, यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। अभी मैंने आपको बताया कि सत्र के अंत में जो परीक्षा होगी वो योगात्मक मूल्यांकन है। तो चूंकि ये पॉजिटिव है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में उत्तर पूछा गया है। दूसरा विकल्प देखिए, इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षोन्नति और स्थापन में होता है। ये बात बिल्कुल सही है। श्रेणीकरण का मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये कैसे डिसाइड होता है? आपके वार्षिक परीक्षा से ही तो होता है। तो ये बिल्कुल सही है। कक्षोन्नत मतलब कि जब आप वार्षिक परीक्षा दे लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो अगली कक्षा में जाते हैं कक्षोन्नत होकर के, यानी प्रमोट होकर के। और स्थापन क्या है? स्थापन का मतलब कि मान लीजिए आपका स्कूल कक्षा 8वीं तक ही था और अब आपने फाइनल परीक्षा दे दी और कक्षा 9वीं में जाने के लिए आपको दूसरे स्कूल में जाना होगा, क्योंकि आपका स्कूल 8वीं तक था। तो यहाँ पर ये स्थापन के लिए भी यूज किया जाता है कि आपका फाइनल परीक्षा हो गया, उसका रिजल्ट घोषित हो गया और उस रिजल्ट के बेस पर आप दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, यह उत्पादन अनुकूलन है, ना कि प्रक्रिया अनुकूलन। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। उत्पादन का मतलब क्या होता है? देखिए, उत्पादन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पादित करना। तो जब आपका रिजल्ट घोषित हो जा रहा है, यानी कि मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बन करके निकले कि आप एक इंजीनियर ग्रेजुएट हैं। तो ये क्या है? ये उत्पादन है। ग्रेजुएशन इंजीनियर की उत्पादन है। ठीक है, तो ये उत्पादन है, ना कि प्रक्रिया। प्रक्रिया अनुकूलन क्या होता है? तो पढ़ाई के दौरान
पढ़ाई के दौरान वो आपका प्रोसेस चल रहा है, पढ़ाई का प्रोसेस चल रहा है, तो उस समय जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है वो प्रक्रिया अनुकूलन होता है, और जो योगात्मक मूल्यांकन है वो उत्पादन अनुकूलन है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। कमजोरी का निदान करने का मतलब कि किसी चैप्टर में आपकी कुछ कमजोरी रह गई है, आपको कुछ समझ नहीं आया है, या फिर किसी कॉन्सेप्ट में आपको समझ नहीं आया है, तो उस समस्या का पता लगाने के लिए संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि सत्र के बीच में। और चूंकि हम लोग योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो ये कमजोरी का पता नहीं लगाया जाएगा। अब आपको फाइनल डिसीजन दिया जाएगा कि आप पास हैं, फेल हैं, या फिर फर्स्ट हैं, सेकंड है, थर्ड है, क्या है। तो ये योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है, और चूंकि निगेटिव है इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में समझना चाहते हैं और साथ ही साथ सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।